जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका दिन भी चल रहा होगा। आइए आज की क्लास में हम समझने का प्रयास करते हैं कि प्रवक्ता बनने में कौन कौन से बाधक तत्व होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आखिर हम प्रवक्ता क्यों नहीं बन पाते? मेहनत करते हैं, गाइडेंस हमको मिला हुआ है, कोई गुरुकुल में है, कोई ऑनलाइन सीख रहे हैं, कोई अच्छे गुरु के सानिध्य में, किसी के घर में भी अच्छा माहौल है, फिर भी हम क्यों नहीं सीख पाते हैं? क्या ऐसा कारण होता होगा कि प्रवक्ता बनने की दौड़ में आते तो हैं लेकिन हम पीछे ही रह जाते हैं? तो हम तत्व समझेंगे, ये होता क्यों है, हम वो भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं। तो क्या कहना है? जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, जमीन पर बैठ क्यों आसमान देखता है, चल अपने पंखों को खोल क्योंकि ये जमाना पंख नहीं उड़ान देखता है। ठंडी तो बहुत है लेकिन ठंडी में भी अध्ययन को रोकना नहीं है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना। आइए सबसे पहले हम समझते हैं आखिर ये प्रवक्ता बनने में प्रॉब्लम होती ही क्यों है। इसके बाद तत्व डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। मान लीजिए दो बच्चे हैं, ठीक है ना? दो बच्चे यहां पर हैं, ठीक है ना? ए और बी, इनका कुछ भी नाम कर देते हैं। एक का नाम नीतू रख दो, एक का नाम नीतू और एक का नाम रखते हैं सैलू, ठीक है ना? नीतू और सैलू, ये सैलू ये नीतू। उस बार लड़कों का नाम था, इस बार लड़कियों का नाम, दोनों को मौका मिलना चाहिए, ठीक है ना? ये सैलू है और ये नीतू है। इन दोनों ने विचार किया कि हमको कुशल प्रवक्ता बनना है, इतना तो इन्होंने विचार कर लिया। लेकिन जो सैलू है इसने क्या किया, पहले इसने जब कुशल वक्ता बनी तो एक कही कि क्यों बनने, इससे पूछा गया तुम क्यों बनना चाहती हो, तो इसने कहा मैं जन कल्याण के लिए बनना चाहती हूँ। अपने आप से उत्तर दिया कि मैं जन कल्याण के लिए प्रवक्ता बनना चाहती हूँ। और जब नीतू से पूछा गया तुम क्यों बनना चाहती हो, तो नीतू ने कहा कि देखो ऐसा है, ये प्रवक्ताओं कि लाइफ बड़ी चकाचौंध से भरी होती है, सब लोग आकर के प्रणाम करते हैं, नेता अभिनेता सब आकर के नतमस्तक हो जाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों से घूमने को मिलता है। ऐसी जब लग्जीरियस लाइफ को ये नीतू ने देखा तो सोचा कि मुझे बन जाना चाहिए कुशल वक्ता, ठीक है ना? समझने का प्रयास करिएगा क्योंकि गहरी बात यहाँ पर की जा रही है। अगर ध्यान हटा तो समझ में बात नहीं आने वाली। हम क्या समझ रहे हैं कि कुशल वक्ता बनने में आखिर क्या समस्या होती है, कौन से तत्व बाधक बनते हैं। उससे पहले हम समझते हैं कैसे कैसे लोग होते। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो आजमाने के लिए आ जाते हैं कि हम आजमाते हैं, हो सकता बन गए तो हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। और एक होते हैं जो वास्तव में आते हैं कि हमें धन अगर नहीं भी मिलेगा तो भी हम काम करेंगे, अगर प्रशंसा नहीं होगी तो भी हम काम करेंगे, हमें प्रशंसा या धन से कोई मतलब नहीं है। ए कौन है? एब हैं। ऐसे व्यक्ति जब आते हैं इस फील्ड में तो समाज का उद्धार भी होता है, समाज को नई दिशा भी देते हैं और अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। ये जनहितार्थ के लिए जब ऐसे लोग आते हैं तो आगे तक टिके रहते हैं। ऐसे लोगों का क्या होगा? पढ़ाई में भी मन लगेगा, ठीक है ना? ऐसे लोगों का क्या होगा? इनने सोचा था कि हमारी लाइफ लग्जीरियस होगी, लेकिन जब यहाँ आए तो पता चला बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, श्लोक रटना पड़ रहा, प्रसंग रटना पड़ रहा, दृष्टांत रटना पड़ रहा, 4-4 घंटे व्यासपीठ में बैठ के बोलना पड़ रहा है, लोगों को समझाना पड़ रहा है, ताने सुनने पड़ रहे हैं, गालियां सुननी पड़ रही हैं, तरह तरह की बातें सुननी पड़ रही, सारा अपना वस्त्र त्याग करके हमको धोती कुर्ता में आना पड़ रहा है, मतलब हमें सेक्रीफाइस बहुत करना पड़ रहा है। तो इनने क्या सोचा था कि सिर्फ पैसा मिलेगा, इनका मामला सिर्फ पैसे में अटका था। लेकिन जब यहाँ आई तो पता चला भैया यहाँ तो बहुत मामला उल्टा पुल्टा है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो ऐसे में क्या हुआ, इनका पढ़ाई में भी मन नहीं लगा। क्या नहीं हुआ? पढ़ाई में मन नहीं लगा।
अब शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि ये बाधा आती ही क्यों है। बाधा आती है वो तो ठीक है, लेकिन आती क्यों है आपने समझ लिया। बाधा तब आती है जब हम प्रवक्ता बनने, तब आते हैं जब हमें पैसे की ज़रूरत होती है, जब हमें लगता नहीं इस फील्ड में जाएंगे तो हमारे सामने सब लोग नतमस्तक होंगे। अगर आप यह सोचकर आए हुए हैं तो विश्वास माने 1-2 महीने से ज़्यादा आप नहीं टिक सकते। बहुत टिक गए तो 6 महीना 1 साल, इससे ज़्यादा आप टिकने वाले नहीं हैं। यह बहुत लंबी यात्रा होती है, मैराथन है, समाप्त ही नहीं होता है कभी। तो इसलिए अगर यहाँ आ रहे हैं, यहाँ आने का सोच रहे हैं कि हमें कुशल वक्ता बनना है, तो आपको सैलू की तरह मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी? सैलू की तरह। क्यों? क्योंकि आपका गोल डिसाइड होना चाहिए कि प्रभु हमको करना क्या है। हमको करना है जन कल्याण। हमको यहाँ धन के लिए नहीं आना है, धन तो मिलता ही है, सब जानते हैं। जो श्रोता हैं वो भी समझते हैं कि महाराज घर है, परिवार है, तो उनका भी खर्चा होगा, तो वो तो मिलता ही है। लेकिन अगर आप प्राथमिकता दे देते हैं धन को, तब यहाँ मामला खराब हो जाता है। ठीक है ना। चलिए अब समझते हैं कि आखिर बाधक तत्व क्या क्या होते हैं और उन बाधक तत्वों से हम कैसे निपट सकते हैं। पहले हम एक एक करके बाधक तत्वों को समझते हैं। तो सबसे बड़ा बाधक तत्व है कल करेंगे। क्या करेंगे? कल करेंगे। ये सबसे बड़ा बाधक तत्व है। हम यहाँ आया कि हम आज अजामिल पढ़ेंगे, ठीक है ना। आया कि अजामिल प्रसंग आज हमको पढ़ लेना चाहिए, लेकिन हमारे माइंड में तुरंत आ गया कि आज नहीं, इस प्रसंग को हम कल करते हैं। फिर कल आया तो नहीं, कल करते हैं, फिर आया कल करते हैं। ऐसे करते करते 2023 तो चला गया, अब आ गया है 2024, ये भी बहुत जल्दी कल कल करते चला जाएगा। तो सबसे बड़ा बाधक तत्व है कल। आप लोगों के सामने आता ही होगा, श्लोक आया कि गुरुजी ने बोला श्लोक याद करो, आपने कहा कल याद कर लेते हैं ना, कल कर लेते हैं, और कल कभी आता नहीं है। इस बात को ध्यान से समझ लीजिए। इसलिए जो करना है आज करेंगे, कल पर कुछ भी नहीं टाल देना है, कल करेंगे। दूसरा है लोग क्या कहेंगे। क्या है? लोग क्या कहेंगे, ठीक है ना। लोग क्या कहेंगे, दूसरा है लोग क्या कहेंगे। हम धोती कुर्ता पहन लिए, चंदन लगा लीजिए, पहला भेष था, कॉलेज में बढ़िया जीन्स पैंट पहन के बढ़िया घूमा करते थे, यहाँ आए धोती कुर्ता पहन ले, अब मन में चला लोग क्या कहेंगे। जहाँ ए आया तो आपका मामला वहीं पर तहस नहस हो गया। आप व्यासपीठ में बैठे हुए कुछ बोल रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं लोग क्या कहेंगे। आप श्लोक पढ़ रहे हैं, कोई गांव घर का आ गया तो आपके मन में लोग क्या कहेंगे। अरे जब लोगों का हम ही सोचेंगे तो वो क्या सोचेंगे, है ना। तो अब से बंद कर दीजिए कि लोग क्या कहेंगे, और 24 में धमाल मचा देना है। लोग हैं भाई साहब, लोगों ने राम जी को नहीं छोड़ा तो हमें और आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। लोगों का काम ही है कहना, उन्हें कहने दीजिए, अपने मतवाली चाल पर चलते रहिए, ठीक है ना। तीसरा है बहुत गंभीर निद्रा। क्या है? निद्रा है। अब ये कैसे परेशान करती। हमने टाइम टेबल बनाया, अलार्म सेट किया कि हमको 4 बजे जगना है। क्या करना है? 4 बजे हमको जगना है, लेकिन हम 4 बजे का अलार्म सेट किया और वो 4 कब 9 बज जाता है। वही ठंडी के समय में तो और गंभीरता वाली समस्या होती है। 4 कब 9 बज जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। तो हमें निद्रा इतना परेशान करती है कि अब क्या बताएं। रात में पढ़ने बैठे नींद आने लगी, दिन में नींद खुली नहीं, दोपहर में फिर से जमाई लेने लगे, मतलब पूरा जीवन सोने में ही बिता दिया। अगर आपके साथ भी हो रहा है तो थोड़ा इसमें काम करने की आपको आवश्यकता है। सबसे बड़ा बाधक यही है। अब निद्रा आएगी, आपने टाइम टेबल फिक्स किया 6 घंटे पढ़ने का, और अगर आप इस 6 घंटे को बर्बाद कर रहे हैं, सोने में जा रहे हैं, आपका टाइम सोने में पूरा जा रहा है, तो पढ़ाई आपकी कब हो पाएगी। इसलिए इस बाधा को जल्दी से जल्दी आप समाप्त कर दीजिए, ठीक है ना। चौथा है रिवीजन ना करना। रिवीजन ना करना,
ठीक है ना। देखो आप में से जो भी ये कहते हैं कि हमें प्रसंग याद नहीं होता है, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं आप रिवीजन नहीं करते होंगे। अगर ऐसे कोई हैं जो रिवीजन करते हैं उनको याद नहीं होता, वो हमें कांटेक्ट कर लेंगे, उनकी हो सकता है कोई और ही समस्या हो। लेकिन ऐसे बहुत ही रेयर होंगे जो रिवाइज बार बार करते हैं उनको याद ना हो। बार बार आपने एक बार अजामिल पढ़ा, भूल गया, दोबारा पढ़ा, थोड़ा याद रह गया, 3 बार पढ़ा, थोड़ा और हुआ, चौथी बार आपका ये परफेक्ट हो जाएगा, इसमें आप एकदम पीएचडी जैसे करके आगे हो, ऐसा ही मामला हो जाएगा। कब हो जाएगा? जब आप रिवीजन करते रहेंगे। रिवीजन कैसे करना है? आज आपने पढ़ा, आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, कल उसमें गैप दीजिए, एक दिन का गैप देकर दूसरे दिन उसको रिवाइज कर लीजिए। रिवाइज आप जब करते जाएंगे जुड़ाव होता जाएगा। श्लोकों में तो खासकर होती है समस्या, श्लोकों को याद करने की कोई और ट्रिक नहीं है, और न ढूंढिएगा, परेशान हो जाएंगे ट्रिक के चक्कर में। अब फालतू लोग बैठे हुए हैं कि जो आपको भटका सकते हैं। कोई ट्रिक नहीं है, सिर्फ एक है, वो तरीका है रिवीजन। रिवीजन से आप सब कुछ याद भी कर सकते हैं, सब कुछ पॉसिबल है सिर्फ रिवीजन करके। बार बार उसी का अभ्यास करो, बार बार करो, बार बार करो, वो इतना हो जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि हम, ऐसा लगेगा कि ये तो हमें आता नहीं था और रिवीजन करते करते इतनी जल्दी हमको आ गया। जो कल तक कठिन लग रहा था आज वो हमको इतना सरल कैसे लग रहा। एक एग्जाम्पल देते हैं, घर में माता जी होती हैं, माता जी भोजन बनाती हैं, वो कभी नापती हैं कि कितना जीरा डालना है, कितनी धनिया डालनी है, कितना तेल डालना है, ये क्या वो नापती हैं? नहीं नापती। कितना आलू काट दें कि सबको हो जाए घर में, वो बिना नापे ही, वो भी कभी कभी तो आंख बंद करके ही वो नमक डाल देती हैं। और हमारे घर में तो आज तक नमक कभी कम या ज़्यादा नहीं हुआ है। सोचिए, हमने मम्मी से पूछा आप ऐसे कैसे कर लेती हैं? उनने कहा प्रैक्टिस हो गई है बेटा, एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तो आंख बंद करके उठाया डाल दिया, एक इतना भी नमक कम नहीं हुआ। आज हम बताइए, अब छोटे से घर में रह रहे हैं, पहले बाहर रहे, फिर घर में, बाहर घर में, तो बाहर रहे तो कभी कभी दुकान वालों से कम हो जाता था, कभी ज़्यादा हो जाता था, लेकिन घर में ऐसा कोई मामला नहीं बिगड़ा। क्यों? क्योंकि वो इतने प्रैक्टिस कर चुकी हैं, उनकी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा है कि आंख बंद की उठा ली। ये होता है प्रैक्टिस का कमाल। एक बार प्रैक्टिस करिए, ये सब जो अभी लग रहा है कि सब कठिन है, सब कुछ बहुत आसान हो जाने वाला है। ये 5 तत्व, हालांकि और भी समस्याएं होती हैं, लेकिन अगर इनको आप सही कर लेते हैं तो आपकी जो प्रवक्ता बनने वाली दौड़ है, लोगों से आगे थोड़ा हो जाएंगे। जो अभी प्रवक्ता बन रहे हैं, प्रवक्ता बनने वाले हैं, उनसे आप 2-4 कदम आगे निकल जाएंगे। अगर आप कल पे नहीं टालेंगे, सारा काम आज करेंगे, क्यों नहीं होगा काम। अगर आप लोगों का नहीं सोचेंगे वो क्या कहेंगे, तो आप बढ़िया से काम कर पाएंगे, अपना बिना किसी दबाव में काम कर पाएंगे। अगर निद्रा आपकी नहीं आ रही है तो निद्रा की जगह जो आप समय यहाँ व्यर्थ कर रहे हैं, तो आप वही समय को यूटिलाइज करेंगे, आप उसमें पढ़ाई कर पाएंगे बढ़िया से। रिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो जो आप पढ़ेंगे वो कभी आपको भूलने नहीं पाएगा, वो सब आपको याद रहा आएगा। तो विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। ना आएगा तो आप फिर से बताइएगा, हम आपको फिर से बता देंगे। आइए आपको एक विशेष जानकारी देते हैं, इसके बाद आज की क्लास को हम एंड करने वाले हैं। आप कहें गुरुजी, एक तरफ आप कह रहे हैं बड़ी ठंडी लग रही और दूसरी तरफ बटन खोलें। अरे भाई, स्टाइल भी होती है, कुछ मजाक कर रहे हैं। चलिए, हमने भागवत जी का व श्री राम कथा का व सत्संग का, हमने इनका प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। क्या तैयार करवाया है? नोट्स। ये नोट्स आपको मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, ठीक है ना। भागवत जी का नोट्स मिलेगा आपको 1389 रुपए में। अगर आप हस्तलिखित लेंगे तो वो आपको 489 रुपए में। इसमें ध्यान दीजिए, भागवत कथा का नोट्स टाइपिंग में लेना है, जो कि बेहतर है। इसमें प्रसंग, भजन, दृष्टांत सब कुछ एक ही स्थान पर मिलेगा, वो 1389 का है। अगर टाइपिंग में लेते हैं तब, अगर हस्तलिखित लेते हैं तो वो 489 का। श्री राम कथा का हस्तलिखित नोट्स 1449 रुपए में, इसमें टाइपिंग की कोई आवश्यकता नहीं। सत्संग का नोट्स आपको 441 रुपए में मिल जाएगा। अगर आपको प्राप्त करना है, इस नंबर में कॉल कर ले। नंबर है
386 इस नंबर में आप कॉल कर लें, आपको नोट्स की और जानकारी भी दे दी जाएगी और आपको नोट्स भी उपलब्ध करवा दिया जाएगा। 8269386376 और मुस्कुराते रहिए। कहते हैं मुस्कुराकर गम का जहर पीना, जिसको आ गया है हकीकत इस जहां में उसको जीना आ गया। क्या लगता है हमारी लाइफ में टेंशन नहीं होगी, हमें प्रॉब्लम नहीं होगी, तो क्लास में जब आते हैं तो एकदम लगता है कि आप लोगों पर हमारे प्रॉब्लम्स का कोई असर ना पड़े, क्योंकि आप लोगों पर असर पड़ेगा तो आप पढ़ाई नहीं अच्छे से कर पाएंगे। दुख हमें भी होता है, दर्द हमें भी होता है, लेकिन आप लोगों के सामने हम आते हैं तो मुस्कुराते आते हैं। क्यों? ताकि आप बढ़िया से पढ़ पाओ। ठीक है ना। हमने जो लौ जलाई थी घर घर गुरुकुल पहुंचाना है। अब कोई बच्चा धन के अभाव में या गुरु के अभाव में या गुरुकुल के अभाव में दूर दराज गांव में बैठा है और उसने सपना देखा है वक्ता बनने का, तो इसके अभाव में उसका सपना टूटना नहीं चाहिए। यही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को आप लोग ही साकार कर सकते हैं। तो इस वीडियो को वहाँ तक पहुँचाइए जहाँ तक लोग नहीं पहुँच पा रहे हैं, जहाँ तक पहुँच नहीं है, हम नहीं पहुँच पा रहे हैं, आप पहुँचाइए। कैसे पहुँचा सकते हैं? आप उन तक ये वीडियो दिखाइए, उनको बताइए कि अगर आपने सपना देखा है, सच में आपको बनना है, तो यहाँ जा कर के आप संजीव मिश्रा जी हैं, उनसे आप कथा बेहतरीन ढंग से आसानी से सीख सकते हैं। तो आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में। तब तक के लिए जय जय राधे श्याम।